बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा देखो, अपन पादप वृद्धि के अंतर्गत ऑक्सिन पादप हार्मोन को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और आज जिस पादप हार्मोन को मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ जिब्रेलिन, ठीक है, या जिब्रेलिन भी बोलते हैं इसको, जिब्बेरेलिन। तो सबसे पहले अपन इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से बोर्ड पर देखें। 1890 में जापान में, पॉइंट नंबर फर्स्ट, 1890 में जापान में धान के खेतों में, धान किसको कहते हैं बेटा, चावल को। 1890 में जापान में धान के खेतों में कुछ पादप असामान्य रूप से लंबे, कुछ पादप असामान्य रूप से लंबे व पुष्पविहीन, असामान्य रूप से लंबे एवं पुष्पविहीन देखे गए। धान के इस रोग को, धान के इस रोग को बैकने रोग नाम दिया गया। क्या नाम दिया बेटा इस रोग का, बैकने रोग नाम दिया गया। आपको ये शब्द याद रखना पड़ेगा, बैकने रोग। हॉरी ने इस रोग का अध्ययन करते हुए पाया, ये वैज्ञानिक का नाम है, हॉरी ने इस रोग का अध्ययन करते हुए पाया, हॉरी ने इस रोग का अध्ययन करते हुए पाया कि रोगग्रस्त पादप असामान्य रूप से रोगग्रस्त पादप असामान्य रूप से लंबे, फल, बीज व पुष्पविहीन हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में तो आपको ये बताना है बेटा, एक बार मैं आपके सामने दोबारा कह देता हूँ, ध्यान से सुनना। 1890 में जापान में चावल अथवा धान के खेतों में कुछ पादप असामान्य रूप से लंबे एवं पुष्पविहीन देखे गए। धान के इस रोग को बैकने रोग नाम दिया गया, ठीक है। हॉरी ने इस रोग का अध्ययन करते हुए पाया कि रोगग्रस्त पादप असामान्य रूप से लंबे तथा फल, बीज एवं पुष्प विहीन हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। एक्चुअल में अपन जिब्रेलिन या जिब्रेलिन का इतिहास पढ़ रहे हैं। आगे चलिए, धान में यह रोग, पॉइंट नंबर दूसरा, धान में यह रोग एक कवक, और उस कवक का नाम क्या है बेटा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई।
के संक्रमण से होता है। इम्पोर्टेंट है बेटा, कंपटीशनों में बहुत पूछा जाता है। जिब्बेरेला फ्यूजिकोराई का नाम के संक्रमण से होता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। कुरोसावा ने कवक से निष्कर्षित रस को, वैज्ञानिक का नाम, इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक, कुरोसावा ने कवक से निष्कर्षित रस को, कवक से निष्कर्षित रस को धान के पादपों पर छिड़ककर प्रमाणित किया। धान के पादपों पर छिड़ककर बताया, धान के पादपों पर छिड़ककर बताया कि धान का बैकने रोग, कि धान का, अभी मैंने एक रोग का नाम लिया था, क्या नाम था रोग का? बैकने रोग। धान का बैकने रोग इसी कवक के कारण होता है। तो बेटा जो वैज्ञानिक आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, कुरोसावा इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो एक बार सभी बच्चे पॉइंट नंबर 2 को सुन लीजिए। मैंने लिखा है कि धान में यह रोग एक कवक, इम्पोर्टेंट शब्द बेटा, जिब्बेरेला फ्यूजिकोराई के संक्रमण से होता है। कुरोसावा ने कवक से निष्कर्षित रस को धान के पादपों पर छिड़ककर बताया कि धान का बैकने रोग इसी कवक के संक्रमण से होता है। तो पॉइंट नंबर 2 में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है बेटा। एक चीज़ तो आपको याद रखनी है जिब्बेरेला फ्यूजिकोराई, और दूसरा शब्द आपको याद रखना है कुरोसावा। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पे, ध्यान से सुनना बेटा। याबूता एवं हायासी, ये वैज्ञानिकों के नाम हैं, याबूता व हायासी। याबूता व हायासी ने कवक से शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन को प्राप्त करके कवक से शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन को प्राप्त करके, शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन को प्राप्त करके उसे जिब्बेरेलिन नाम दिया। उसे, तो यदि बेटा आपसे पूछा जाए कि नाम जिब्बेरेलिन किसने दिया, तो आप उसमें क्या बोलोगे? याबूता और हायासी। यदि आपसे इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे बेटा? कुरोसावा। जिब्बेरेलिन नाम दिया, किसने दिया बेटा जिब्बेरेलिन नाम? याबूता और हायासी ने। तथा ब्रायन एवं उसके साथियों ने, तथा ब्रायन व उसके साथियों ने, ब्रायन व उसके साथियों ने जिब्बेरेलिक अम्ल, उसी को बेटा जिब्बेरेलिक अम्ल कहा। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। लास्ट पॉइंट सुन लीजिए। अब तक 100 से भी अधिक प्रकार के जिब्बेरेलिन, अब तक 100 से भी अधिक प्रकार के
जिब्बेरेलिन विभिन्न पादपों से प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है बेटा, विभिन्न पादपों से प्राप्त किए जा चुके हैं, जिन्हें GA1, GA2, GA3, जिन्हें GA1, GA2, GA3 अप टू GA100 कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए बेटा। इनमें GA3 सबसे पहले खोजे जाने वाला GA3 सबसे पहले खोजे जाने वाला व सबसे सरल रूप में पाया जाने वाला सबसे सरल रूप में पाया जाने वाला जिब्रेलिक अम्ल है। तो बेटा इतिहास के अंदर आपको ये 4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 को दोबारा से देख लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। तो ध्यान से देखो बोर्ड पे, याबूता व हयासी ने कवक से शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन को प्राप्त करके उसे जिब्बेरेलिन नाम दिया तथा ब्रायन व उसके साथियों ने जिब्बेरेलिक अम्ल कहा उसको ही बेटा। आगे चलिए, अब तक लगभग 100 प्रकार के जिब्रेलिन प्राप्त किए जा चुके हैं अलग अलग पादपों से। ठीक है, जिन्हें GA1, GA2, GA3 से लेकर के GA100 आदि नामों से जाना जाता है। इनमें GA3 ध्यान से देखना, कंपटीशनों में बहुत पूछा जाता है। GA3 सबसे पहले खोजे जाने वाला व सबसे सरल रूप में पाया जाने वाला जिब्रेलिक अम्ल है। ठीक है बेटा, यहाँ आकर के जिब्रेलिन का इतिहास है ना ख़त्म हो जाता है। अब अपन जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति पढ़ेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक कौन कौन से पढ़े बेटा? एक तो पढ़ा कुरोसावा खोजकर्ता, और जिब्रेलिन नाम किसने दिया बेटा? याबूता और हयासी। ठीक है, आगे चलिए। जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति, ये टॉपिक चल रहा है बेटा अपना। जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति। सभी जिब्बेरेलिन मूल दृष्टि से जिब्बेरेलिक अम्ल, सभी जिब्रेलिन मूल रूप से जिब्बेरेलिक अम्ल, मूल रूप से जिब्बेरेलिक अम्ल, या चाहे ऐसे कह दो वह टर्पीन्स होते हैं। वापस कह रहा हूँ, सभी जिब्रेलिन मूल रूप से जिब्बेरेलिक अम्ल एवं टर्पीन्स होते हैं तथा संरचना में एक समान होते हैं, तथा संरचना में लगभग एक समान होते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? सभी जिब्रेलिन मूल रूप से
जिब्रेलिक अम्ल एवं टर्पीन्स होते हैं तथा संरचना में लगभग एक समान होते हैं। इनमें 19 या 20 कार्बन परमाणु वाली एक गिब्बेन वलय, इनमें 19 या 20 कार्बन परमाणु वाली एक गिब्बेन वलय पाई जाती है। इनमें 19 या 20 कार्बन परमाणु वाली एक गिब्बेन वलय पाई जाती है। इनका स्थानांतरण प्रकाश से अप्रभावित व अध्रुवीय होता है। इनका स्थानांतरण प्रकाश से अप्रभावित व अध्रुवीय होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है। उसके बाद बेटा अपन कुछ जिब्रेलिन या जिब्रेलिक अम्लों के सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको विभिन्न जिब्रेलिन अथवा जिब्रेलिक अम्लों के सूत्र लिख के बताऊंगा। तो बेटा मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है कि सभी जिब्रेलिन मूल रूप से जिब्रेलिक अम्ल एवं टर्पीन्स होते हैं तथा रासायनिक संरचना में लगभग एक समान होते हैं। आगे चलिए, इनमें 19 या 20 कार्बन परमाणु वाली एक गिब्बेन वलय पाई जाती है। आप चाहें तो इसे गिब्बेन वलय कह सकते हैं। इनका स्थानांतरण प्रकाश से अप्रभावित तथा अध्रुवीय होता है। ठीक है बेटा, अब अपन लिखेंगे कुछ जिब्रेलिन अथवा जिब्रेलिक अम्ल के सूत्र। ठीक है बेटा, तो ध्यानपूर्वक सबको देखना आप। ठीक है, तो देखो जी, पहले हेडिंग लिख देता हूँ, कुछ जिब्रेलिन के रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा जीवन का। क्या सूत्र होता है जीवन का? C19H24O6, C19H24O6। ठीक है बेटा, इसके बाद Ga2 का 1926-6, 1926-6 CHO। इसके बाद बेटा Ga3 का लिखेंगे 1922-6, 1922O6। ठीक है, और सबसे लास्ट में Ga4 का 1924-5। तो बेटा ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं और जिब्रेलिक अम्ल के वही सूत्र मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो एक बार वापस से देख लीजिए। मैंने बोर्ड पे लिखा है कुछ जिब्रेलिन के रासायनिक सूत्र। ठीक है, Ga1, Ga2, Ga3 और Ga4। Ga1 का सूत्र क्या है? C19H24O6। दूसरा Ga2 C19H26O6। Ga3 का सूत्र क्या है? C19H22O6। और सबसे लास्ट में बेटा Ga4 का सूत्र क्या है? C19H24O5। ठीक है बेटा, तो ये अपने सारे सूत्र खत्म हो गए। क्लियर है? आगे चलिए।
अब अपन पढ़ेंगे जिब्रेलिन के कार्यकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे बेटा? जैसे अपन ने ऑक्सिन के क्रियात्मक प्रभाव पढ़े थे, ऐसे ही के क्रियात्मक प्रभाव। ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे पहला क्रियात्मक प्रभाव पर्व दीर्घन। पर्व दीर्घन, ये हेडिंग नंबर पहला हो गया अपना, ठीक है ना। और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? GA के प्रभाव से पर्वों का दीर्घन होता है। GA का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, जिब्रेलिक अम्ल के प्रभाव से पर्वों का दीर्घीकरण होता है। तभी तो आपने शुरू में कहा था कि जापान में धान के खेतों में कुछ धान के पादप ऐसे पाए गए जो असामान्य रूप से लंबे थे। असामान्य रूप से लंबे इसलिए थे बेटा क्योंकि उनके अंदर पर्वों का दीर्घीकरण हो चुका था। ठीक है, आगे चलिए। जिससे पादप की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। अतः GA उपचार द्वारा पादपों के आनुवंशिक बौनेपन को, अतः जिब्रेलिक अम्ल के उपचार द्वारा पादपों के आनुवंशिक बौनेपन को दूर किया जा सकता है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात चल रही है बेटा। पर्व दीर्घन GA रोजेट स्वभाव वाले, आगे चलिए इसी में GA रोजेट बताऊंगा अभी, स्वभाव वाले द्विवर्षीय पादपों में पर्णरहित द्विवर्षीय पादपों में पर्णरहित पर्वों, पर्णरहित ध्यान से सुनना, पर्वों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। पर्णरहित पर्वों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। पर्णरहित दीर्घित पर्व, पर्णरहित दीर्घित पर्व बोल्ट कहलाता है बेटा। इम्पोर्टेंट बेटा, बोल्टीकरण का प्रभाव, ठीक है, क्या कहलाता है? बोल्ट। तथा इनके निर्माण की क्रिया बोल्टकरण या बोल्टिंग कहलाती है। इनके निर्माण की क्रिया बोल्टीकरण या बोल्टिंग कहलाती है। ठीक है बेटा। तो एक बार पहले क्रियाकलाप को आप ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए बेटा, क्या पढ़ रहे हैं अपन? जिब्रेलिन के क्रियात्मक प्रभाव। तो पहला प्रभाव सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने, पर्व दीर्घन। जिब्रेलिक अम्ल के प्रभाव से पर्वों की, चाहिए लिख दो, पर्वों का दीर्घीकरण होता है, जिससे पादप की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अतः जिब्रेलिक अम्ल के उपचार द्वारा
पादपों के आनुवांशिकीय बौनेपन को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जिब्रेलिक अम्ल रोजेट स्वभाव वाले द्विवर्षीय पादपों में पर्णरहित पर्वों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। पर्णरहित पर्वों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। पर्णरहित दीर्घित पर्व क्या कहलाती है? बोल्ट। इनके निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? बोल्टीकरण। ठीक है बेटा, याद रखना, बोल्टीकरण की क्रिया से संबंधित वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन सा है? तो आप उसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिब्रेलिन। दूसरा अनुप्रयोग देखिए इसका, या क्रियात्मक प्रभाव, अनिषेक फलन। जैसा कि अपन ने ऑक्सिन में भी पढ़ा था, ठीक है, जिब्रेलिन ऑक्सिन की तुलना कई गुना, जिब्रेलिन ऑक्सिन की तुलना कई गुना अधिक अनिषेक फलन का प्रेरण करता है। अनिषेक फलन का प्रेरण करता है। ये चीज़ आपने ऑक्सिन में भी पढ़ी थी। ऑक्सिन भी अनिषेक फलन का प्रेरण करता है, बट बेटा ऑक्सिन की अपेक्षा जिब्रेलिन कई गुना ज़्यादा अनिषेक फलन का प्रेरण करता है। टमाटर, सेब, नाशपाती, ये 2-3 फलों के नाम ले रहा हूँ। टमाटर, सेब व नाशपाती, इन फलों में जिब्रेलिक अम्ल द्वारा अनिषेक फलन प्रेरित करवाया जा चुका है। याद रखना पड़ेगा बेटा। तो दूसरा हेडिंग आपने क्या पढ़ा बेटा? अनिषेक फलन। क्या लिखा है इसमें मैंने? जिब्रेलिन ऑक्सिन की तुलना कई गुना अधिक अनिषेक फलन का प्रेरण करता है। टमाटर, सेब एवं नाशपाती में जिब्रेलिक अम्ल द्वारा अनिषेक फलन का प्रेरण करवाया जा चुका है। एक अगला पॉइंट और पढ़िए, नंबर 3, प्रसूति भंग करना। ठीक है, क्रियात्मक प्रभाव चल रहे हैं किसके? जिब्रेलिक अम्ल के। हेडिंग नंबर 3 क्या पढ़ेंगे? प्रसूति समाप्त करना या भंग करना कह दीजिए। प्रसूति का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था। ठीक है, तो आप बोलोगे जिब्रेलिन की उच्च सांद्रता से, जिब्रेलिन की उच्च सांद्रता से कलियों एवं बीजों की, कलियों एवं बीजों की प्रसूति, कलियों एवं बीजों की प्रसूति अवस्था भंग होती है। मतलब कलिकाओं का प्रस्फुटन और बीजों का अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में मैंने आपको जिब्रेलिन के इतिहास के बारे में, जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति के बारे में बताया, साथ ही स्टार्ट कर दिए अपन ने जिब्रेलिक अम्ल के अनुप्रयोग, जिसमें बेटा अपन 3 पढ़ चुके हैं। एक तो पर्व दीर्घन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसके बाद अनिषेक फलन और सबसे लास्ट में प्रसूति भंग करना। ठीक है, अभी इसमें बेटा 2-3 अनुप्रयोग और बचे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करके अगले वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन साइटोकाइनिन को स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।